कालाहांडी में हुई इस वारदात ने पूरी उड़ीसा की सत्ता को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि ये वारदात ऐसी थी जिसमें कि सत्ता के कई बड़े बड़े लोग शामिल थे। और जब इस वारदात का खुलासा हुआ तो उन सत्ताधारियों के नाम जानने के लिए पुलिस के ऊपर और शासन के ऊपर कई सामाजिक संगठनों और विपक्षी पार्टियों ने दबाव भी बनाया था। तो दोस्तों, क्या थी ये वारदात जिसने उड़ीसा के प्रशासन से लेकर पुलिस तक की नींदें उड़ा दी थी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात कालाहांडी उड़ीसा में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। दिन के 10:30 बज रहे थे। हॉल में बिछे सोफे पर 27 साल की अर्चना नाग चांद बैठी हुई थी, तो दाहिनी ओर बिछे सोफे पर बेहद खूबसूरत और कमसिन युवती महिमा बैठी थी। उसकी उम्र 20 साल के करीब रही होगी। अर्चना का पति जगबंधु चांद महिमा के ही बगल में सोफे पर बैठा था और उसे ही खा जाने वाली नजरों से देखे जा रहा था। तो क्या सोचा महिमा? अर्चना नाग ने सवाल किया। फिलहाल इस बारे में मुझे कुछ सोचना भी नहीं है, नफरत भरे स्वर में महिमा ने उत्तर दिया था। अभी समय भी है और किस्मत भी तुम्हारे हाथों में। खूब ठंडे दिमाग से फैसला लेना ताकि आगे चलकर तुम्हें पछताना ना पड़े। मैडम, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती, वो बोली। कहाँ मजबूर कर रही हूँ मैं तुम्हें? मैं तो बस अपना जानकर समझा रही हूँ। तुम हो कि मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हो, लेकिन अगर बात समझने के लिए तैयार नहीं होगी तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। धमकी दे रही हो आप मुझे? अचानक गुस्से से महिमा तमतमा उठी। आप मुझे धमकी मत देना, कह देती हूँ। जिस दिन मैं अपने पर उतर आई ना, शांत महिमा, शांत शांत हो जाओ। इस बार महिमा की बात काटकर जगबंधु चांद बोला। घड़ी घड़ी नाक पर गुस्सा तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को शोभा नहीं देता है। रही बात मैडम की, तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि गुस्से या धमकी से नहीं बल्कि प्यार से किसी के दिल में जगह बनाई जाती है। थोड़ी देर पहले तक वो जिस महिमा को खा जाने वाली नजरों से घूर घूर कर देख रहा था, इस वक्त उसके सुर बदले हुए थे। जगबंधु चांद जानता था कि महिमा अगर बिदक गई तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा और उसके बड़े मकसद पर पानी फिर जाएगा। इसलिए मौके की नजाकत को समझने में ही समझदारी थी। उसने इशारों में पत्नी अर्चना नाग को समझाया कि टारगेट पूरा हो जाने दो, उसके बाद क्या करना है सोचेंगे। पति का इशारा पाकर अर्चना शांत हो गई, मगर उसका बदन गुस्से से तप रहा था कि उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो मुझे धमकाए। अब बदले सुर में वो बोली, माफ कर दो महिमा, मुझे कान पकड़कर सॉरी बोलती हूँ। पता नहीं जरा सी देर में मुझे क्या हो जाता है कि आपा खो बैठती हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। अचानक अर्चना नाग के बदले तेवर देखकर महिमा चकित रह गई। वो सपने में भी कल्पना नहीं कर सकती थी कि उसका एक रूप ये भी देखने को मिलेगा। 3 सालों से वो उसके संपर्क में थी। इस दौरान उसने उसका ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। समय की नजाकत को समझते हुए महिमा वो टारगेट पूरा करने को तैयार हो गई, जिसे अर्चना पूरा करने के लिए उसे धमका रही थी। उसका गुस्सा शांत हो चुका था। सॉरी मैम। अर्चना नाग से माफी मांगते हुए वो बोली, मैं भी आपा खोकर गुस्से में ना जाने क्या क्या बोल गई। आइंदा कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचकर ही बोलूंगी। फिलहाल मैं चलती हूँ, उससे मिलने का समय हो गया है। मेरे इंतजार में कहीं ऐसा ना हो कि टारगेट हाथ से निकल जाए। ठीक है, अब तुम जाओ। बाय मैम। हॉल से बाहर निकलती हुई महिमा बोली, बाय बाय, अपना ध्यान रखना। कहीं कोई मुश्किल आ जाए तो मुझे फोन कर देना। ओके मैम। ओके हाथ हिलाते हुए अर्चना ने महिमा को विदाई दी और होठों में बुदबुदाती हुई पति जगबंधु की ओर देखने लगी। अर्चना को पूरी उम्मीद थी कि महिमा को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वो पूरा करके ही लौटेगी। अब तो उसे मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार ये टारगेट पूरा हो जाए तो वो नोटों के बिस्तर पर सोएगी। दरअसल वो काम ही ऐसा था जिसके पूरे हो जाने पर 3 करोड़ रुपए उसे एक झटके में मिल जाते। 3 करोड़ रुपए की डील हो रही थी जिसे महिमा ने टारगेट बनाया था और उसकी मास्टरमाइंड थी अर्चना नाग। जिसे टारगेट बनाया गया था वो कोई मामूली इंसान नहीं था। वो भुवनेश्वर के फिल्म प्रोमोटर अक्षय पारिया थे, जो उड़ीसा का जाना माना नाम था। महिमा के जरिए अर्चना ने 3 करोड़ की डील कर रही थी। दरअसल उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें अर्चना के हाथ लग गई थी। उन्हीं तस्वीरों के जरिए उसने रुपयों की मांग की थी। 3 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती। अर्चना की इस डिमांड से वो परेशान थे और कोई बीच का रास्ता निकालने की अर्चना से सिफारिश कर रहे थे।
लेकिन अर्चना थी कि अड़ी हुई थी। उसने अक्षय पारिया को धमकाया था कि अगर उसने रुपए जल्द से जल्द उसे नहीं दिए तो उनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। 29 दिसंबर 2022 को सोशल मीडिया फेसबुक पर अक्षय पारिया की आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल हो गई, जिन्हें देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। वायरल तस्वीरों ने उनके सम्मान को काफी क्षति पहुंचाई। फिल्म प्रमोटर अक्षय पारिया चुप बैठने वालों में नहीं थे। वो सीधे नयापल्ली थाने पहुंचे। उन्होंने एसएचओ विश्वरंजन साहू को अपने साथ हुई घटना की लिखित तहरीर सौंप दी, जिसमें उन्होंने ब्लैकमेलिंग के जरिए उनसे 3 करोड़ रुपए की मांग का भी उल्लेख किया था। इसके लिए उन्होंने अर्चना नाग और महिमा को नामजद किया था। जिस अर्चना नाग के खिलाफ पहली बार किसी ने ब्लैकमेलिंग की शिकायत की थी, वो मामूली हैसियत की औरत नहीं थी। उसकी पहुंच सत्ता के गलियारों में बहुत ऊंचाई तक थी। कानून के बड़े बड़े दिग्गज उसकी चौखट चूमते थे। शाम होते ही नौकरशाहों और बड़े बड़े उद्योगपतियों की उसके यहाँ कतारें लगी रहती थी। ऐसे में एसएचओ साहू उस पर हाथ डालने में कतरा रहे थे। फिर उन्होंने डीसीपी प्रतीक सिंह से बात की तो उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए कानूनी कार्रवाई करने की इजाजत दे दी। फिर क्या था, अधिकारी की ओर से हरी झंडी मिलते ही एसएचओ ने आईपीसी की धारा 384, 385, 387, 507, 120 और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये 30 सितंबर 2022 की बात है। जैसे ही महिमा को यह बात पता चली कि फिल्म प्रमोटर अक्षय पारिया ने अर्चना और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है, तो अचानक से महिमा के अंदर तूफान जोश मार गया और सोचने लगी कि यही सही मौका है और लोहा भी गर्म है, चोट कर दो। क्योंकि वो भी 3 साल से अर्चना से पीड़ित थी। 3 सालों से उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में झोंक दिया गया था। खुद तो कोठे की मौसी बंद बैठी थी और कई लड़कियों को नरक में धकेल दिया था। हिम्मत जुटाकर महिमा खंडगिरी थाने जा पहुंची और एसएचओ संजय कुमार को आपबीती सुनाकर एक लिखित नामजद तहरीर उन्हें सौंप दी। उस तहरीर में उसने विस्तार से जिक्र किया था कि अर्चना नाग ने कैसे कोल्ड ड्रिंक और खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया था। उसके बाद अर्चना नाग, उसके पति जगबंधु चांद और उसका सहयोगी खगेश्वर नाथ तीनों मिलकर उसकी नग्न फिल्म बनाकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से नोच खोज खाने लगे थे। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर एक बार की एसएचओ संजय कुमार के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। फिलहाल उन्होंने विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा आईपीसी की धारा 341, 328, 324, 354 के तहत अर्चना नाग, जगबंधु चांद और खगेश्वर नाथ के खिलाफ दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। ये बात 2 अक्टूबर 2022 की है। अर्चना नाग के खिलाफ 2 अलग अलग थानों में गंभीर घटनाओं के मुकदमे दर्ज किए गए थे। दोनों ही घटनाएं बड़ी और गंभीर थी, इसलिए अर्चना को गिरफ्तार करना अब पुलिस की मजबूरी थी। खैर, मामला सेक्स स्कैंडल से जुड़ा हुआ था। कानून के हिसाब से जब तक पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी एक्शन लेने के लिए सामने नहीं आता, तब तक एसएचओ संजय कुमार अर्चना के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने इस घटना की जानकारी डीसीपी प्रतीक सिंह और पुलिस कमिश्नर सोमेंद्र प्रियदर्शी को भी दे दी। पुलिस अधिकारियों ने गुप्त तरीके से अर्चना के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू कर दिए थे, ताकि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। पुलिस कमिश्नर ने घटना की जांच डीसीपी प्रतीक सिंह को सौंप दी। उन्होंने अर्चना की लाइफस्टाइल की पड़ताल की तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जांच में उन्होंने पाया कि अर्चना ने 4 सालों में 30 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की थी। यही नहीं, विदेशी नस्ल के 4 कुत्ते, एक सफेद घोड़ा, महंगी कारें और भुवनेश्वर के मंचेश्वर और सत्य विहार में 3 आलीशान कुटिया है। ये सब कुछ महज 4 सालों में अर्जित किया था। पुलिस ये सोचकर हैरान थी कि आखिर उसके हाथ ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना लग गया था जो चंद सालों में धनपति बन गई थी। इन सभी बातों का खुलासा अर्चना के गिरफ्तार होने के बाद ही होता। उसके खिलाफ पुलिस ने काफी सबूत इकट्ठा कर लिए थे। सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने अर्चना, उसके पति जगबंधु और उसके सहयोगी खगेश्वर को 7 अक्टूबर 2022 को उसके घर जगमारा न्यू रोड खंडगिरी से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अदालत के सामने पेश कर झारपाड़ा जिला जेल भेज दिया। अर्चना नाग के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस जांच में जो आईने की तरह सच सामने आया, उससे उड़ीसा राज्य के कूले हिल गए थे। प्रदेश में भूचाल सा आ गया था। पता चला कि अर्चना ने सेक्स स्कैंडल के जरिए प्रदेश सरकार के करीब 25 मंत्रियों, 18 विधायकों, नौकरशाहों, फिल्मकारों और बड़े बड़े उद्योगपतियों को हनी ट्रैप का शिकार बनाया था। 27 साल की खूबसूरत अर्चना नाग का जन्म उड़ीसा के कालाहांडी जिले के छोटे से गांव केसिंगा में हुआ था। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। वो 2 भाई बहन थे, जिनमें वो सबसे बड़ी थी।
अर्चना के पिता की बरसों पहले मौत हो चुकी थी। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी का बोझ अर्चना की मां के कंधों पर आ गया था। बच्चों की परवरिश के लिए मां ने नौकरी की कमाई से ही वो बच्चों की परवरिश करती रही। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की, उनकी अच्छी शिक्षा पर पैसे खर्च किए, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। ये भी सच है कि खुद नीलम भूखी रह जाती थी, मगर बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने दिया। आखिरकार दोनों बच्चे ही उसकी आंखों के तारे थे। जिस गरीबी की दौर से वो अपने बच्चों को लेकर जी रही थी, उस गरीबी का बेटी अर्चना को दिल की गहराई से एहसास था। गरीबी का अक्स अर्चना के बाल दिमाग पर ऐसा उभरा था कि जैसे जैसे वो सयानी होती जा रही थी, बस यही सोचती थी कि कब वो दिन आएगा जब वो गरीबी की मैली चादर फेंककर दौलत के नरम बिस्तर पर सुख भोगेगी। 12वीं क्लास तक अपनी पढ़ाई पूरी करके उसने मां का हाथ बटाने के लिए एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर ली। यहीं से अर्चना की तकदीर ने अपना रास्ता खोल लिया था। अर्चना कमसिन और खूबसूरत थी। उस पर सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक का दिल आ गया था और वो अपनी हवस मिटाना चाहता था। लेकिन अर्चना अपने मालिक की नीयत भांप चुकी थी और अपनी इज्जत बचाती हुई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़कर खुद का ब्यूटी पार्लर खोल लिया। थोड़ी सी मेहनत से उसका ब्यूटी पार्लर चल निकला और वो आर्थिक तंगी से निजात पाने लगी थी और अपनी कमाई में से अधिकांश अपनी मां के खर्चे के लिए देती रही। ये 2017 की बात है। इसी दौरान अर्चना के जीवन में एक और कहानी ने जगबंधु चांद के रूप में जन्म लिया, जहां से उसके जीवन का रुख ही बदल गया। उड़ीसा के ही बालासोर का रहने वाला जगबंधु चांद गांव में अपनी किराने की दुकान चलाता था। दुकान की अच्छी कमाई थी, लेकिन वो अपने इस काम से खुश नहीं था और गांव में उसका मन भी नहीं लगता था। जगबंधु चांद कुछ बड़ा करना चाहता था, जिससे वो कुछ समय में अमीर बन जाए। अपने सपनों को पंख लगाए जगबंधु बालासोर से राजधानी भुवनेश्वर जा पहुंचा और यहाँ आकर उसने उसी इलाके में अपनी पुरानी कार बेचने की दुकान खोली, जिस इलाके में अर्चना का ब्यूटी पार्लर था। अर्चना अपनी मां के साथ खंडगिरी में किराए के कमरे में रहती थी। उसी रास्ते में वो ब्यूटी पार्लर आती जाती थी। इसे इत्तेफाकी कहा जाएगा। इसी क्षेत्र में जगबंधु भी किराए का कमरा लेकर रहता था और उसी रास्ते से होकर अपनी दुकान आता जाता था। आते जाते रास्ते में ही अक्सर दोनों की मुलाकात हो जाया करती थी। ये मुलाकात धीरे धीरे परिचय में बदल गई, फिर दोनों में बातचीत होने लगी और फिर प्यार हो गया। साल 2018 में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और साथ में रहने लगे। अर्चना ने अपनी मां को साथ रख लिया था। जगबंधु चांद पुरानी कार बेचने का धंधा करता था, इसलिए उसका परिचय शहर के बड़े व्यापारियों, विधायकों और नेताओं से था। जबकि उसकी पत्नी अर्चना नाग, जो अब तक अर्चना नाग चांद बन चुकी थी, वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी। पार्लर में लड़कियां और औरतें आती थी। वो ब्यूटी पार्लर चलाती तो थी, लेकिन उससे उसे मन मुताबिक आमदनी नहीं होती थी और जगबंधु का भी बिजनेस कोई खास नहीं चलता था। हालात को देखते हुए जगबंधु ने पत्नी को उसके व्यवसाय के ट्रेंड को बदलने की युक्ति समझाई, जिससे उन्हें अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता था। उसे पति की वो युक्ति पसंद आ गई। उसके पार्लर में मेकअप के लिए कुछ ऐसी भी लड़कियां आती थी जिनके घरों में आर्थिक तंगी रहती थी, लेकिन मेकअप कराने में वे पीछे नहीं हटती थी। ऐसी ही मजबूर और बेबस लड़कियों की अर्चना ने शिनाख्त करके उन्हें देह व्यापार के धंधे में उतरने के लिए राजी कर लिया और उन्हें धंधे में उतारने लगी। ब्यूटी पार्लर की आड़ में अर्चना ने देह व्यापार का धंधा शुरू कर दिया था। उसके पीछे उसका पति जगबंधु खड़ा था। देह व्यापार के धंधे से उसके घर में नोटों की बारिश होने लगी। दोनों पति पत्नी उस बारिश में खूब भीग रहे थे। वो इस धंधे को बड़े स्तर पर करना चाहते थे। कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे कोई भी मोटी आसामी उनके जाल में एक बार फंस जाए, ताउम्र वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बनी रहे और वे मालामाल बनते रहे। अपने इस धंधे में जगबंधु ने एक और सहयोगी को जोड़ लिया, जिसका नाम था खगेश्वर नाथ। अर्चना और जगबंधु के पास जब पैसे आए तो उसने भुवनेश्वर के खंडगिरी के जगमरा न्यू रोड पर एक प्लॉट लिया और पार्लर के उन जगहों पर गुप्त कैमरे फिट करा दिए जहां कई लड़कियां तैयार होती थी अथवा ग्राहकों को दैहिक सुख भोगने के लिए कमरे उपलब्ध कराती थी, तो उनकी वीडियो शूट कर लेते थे और उसी वीडियो के जरिए लड़कियों को देह व्यापार के लिए ये कहकर मजबूर करते कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। लड़कियां डरकर अपनी इज्जत बचाने के लिए वो करती थी जो अर्चना उन्हें कहने को करती थी। पुरुष भी उसे मुंह मांगी रकम देते थे ताकि उनकी इज्जत बची रहे। देखने में भोली भाली और बला की खूबसूरत अर्चना नाग अब तक ऐसी नागिन बन चुकी थी जिसके कांटे का कोई पानी नहीं मांगता था।
बल्कि इज्जत की हमाम में मरने के लिए मजबूर हो जाता था। वो साल 2019 का था जब अर्चना से महिमा की मुलाकात हुई थी। अर्चना ने अपने रसूख का ऐसा ट्रैप बिछाया, ऐसी मोहिनी मंत्र उसके सामने फेंका था कि वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गई। महिमा ये नहीं जानती थी कि इज्जत की साड़ी में लिपटी सामने खड़ी ये औरत ऐसी नागिन बन चुकी है कि अपनी मोहिनी रूप के जहर से अनगिनत बालाओं की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है और अब उसकी बारी है। मुलाकात के बाद एक दिन अर्चना ने महिमा को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया तो वो ना नहीं कर सकी और खाने पर चली गई। बाहर से उसकी आलीशान कोठी देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजे पर बड़ी बड़ी गाड़ियां, विदेशी नस्ल के 4-4 कुत्ते और सफेद रंग का एक घोड़ा था। महिमा जब घर के अंदर दाखिल हुई तो अंदर की अमीरी देखकर चकित रह गई। घर के अंदर की चीजें काफी कीमती थी। फ्लोर तो ऐसे चमक रहा था जैसे पांव रखते ही मैला हो जाएगा। फिलहाल अर्चना उसे एक कमरे में ले आई जहां एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल बिछा था और उसके चारों ओर चमचमाती हुई कुर्सियां बिछी थी। एक कुर्सी पर खुद बैठती हुई अर्चना ने सामने की कुर्सी पर महिमा को बैठने का इशारा किया। इशारा पाकर महिमा कुर्सी पर बैठ गई। उस समय वहां दोनों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। थोड़ी देर बाद नौकर 2 गिलासों में कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। दोनों कोल्ड ड्रिंक की चुस्की लेते हुए भविष्य की योजनाओं पर भी बातें करती रही। बातें करते करते कब घंटा बीत गया ना तो अर्चना को पता चला और ना ही महिमा को। इसके बाद नौकर खाना ले आया। दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाते खाते महिमा का सिर भारी हो गया और उसकी आंखें बोझिल हो गई। वो जहां बैठी थी वहीं बैठे बैठे सो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक कमरे के बिस्तर पर पाया। सिर उसका अभी भी भारी था और आंखें अधखुली थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। जब उसकी नजर खुद पर पड़ी तो वो बुरी तरह से चौंक गई। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो पूरी तरह से नग्न थी। तब तक कमरे में अर्चना दाखिल हो चुकी थी। उसके साथ उसका पति जगबंधु चांद और उसका साथी खगेश्वर नाथ भी था। तीनों को एक साथ देखकर वो समझ गई कि अर्चना ने उसके साथ धोखा किया है। वो कुछ बोलती उससे पहले अर्चना ही बोल पड़ी। अब तो तुम समझ गई होगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। हाँ, मैं तो समझ ही गई कि मेरे साथ क्या हुआ होगा, लेकिन तुम्हारे जैसी कमीनी औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैं कमीनी हूँ, कोई बात नहीं। अब काम की बात सुनो मेरी। तुम्हारी जान अब मेरी मुट्ठी में कैद है। जब तक तुम मेरी बात मानती रहोगी तब तक तुम सुरक्षित हो। जिस दिन तुम मुझसे पंगा लेने की कोशिश करोगी उस दिन तुम्हारी असली फिल्म को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ भी मत करना। आप जो कहोगी मैं वो सब करने को तैयार हूँ। बस आप मुझे मेरे कपड़े लौटा दो ताकि मैं अपने घर जा सकूं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज भगवान के लिए मुझ पर तरस खाओ। मुझे मेरे घर जाने दो। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना गुड़गल वाली बात। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जिससे तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचे। फिर अर्चना ने एक नौकर को आवाज देकर महिमा के कपड़े मंगवाए। उस दिन से महिमा अर्चना के हाथ की कठपुतली बन गई थी और सालों तक उसके गोरे बदन का सौदा करती रही। हालत के हाथों मजबूर महिमा बिकती रही। उस दिन भी एक बड़े टारगेट को लेकर मीटिंग चल रही थी जिसमें अर्चना, उसका पति जगबंधु और महिमा हॉल में बैठे थे। वो टारगेट था फिल्म प्रमोटर अक्षय पारिजा, जिससे ब्लैकमेल करके 3 करोड़ रुपए ऐंठने थे। इस काम के लिए अर्चना ने महिमा को चुना था, इसलिए उसने उसे हवेली पर बुलाकर उसे समझा रही थी कि शिकार हाथ से निकलना नहीं चाहिए। महिमा टारगेट पूरा करने के लिए राजी नहीं थी तो वो उसे धमका रही थी कि अगर उसने टारगेट पूरा नहीं किया तो उसकी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगी। फिर बीच में जगबंधु ने हस्तक्षेप करके जैसे तैसे महिमा को मना लिया था। 7 अक्टूबर 2022 को पुलिस ने अर्चना नाग, जगबंधु चांद और खगेश्वर नाथ को गिरफ्तार करके झारपाड़ा जेल भेज दिया था और पुलिस ने महिमा को सरकारी गवाह बना लिया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।